और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंच गए हैं। पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, इस बात के संकेत अब मिल रहे हैं। आज 12 बजे उनकी आला कमान से मीटिंग होनी है। सोनिया गांधी से उनकी मीटिंग 12 बजे बताई जा रही है। पंजाब से दिल्ली की दौड़ अब ऐसा लग रहा है जैसे मानो आम हो गई है। आज भी आला कमान के सामने पेशी के लिए बुलाया गया है। 12 बजे ये मुलाकात सोनिया गांधी से सिद्धू की हो सकती है, लेकिन इससे पहले भी देखिए कांग्रेस इस बात के लिए तैयार दिख रही थी कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर सुलह का रास्ता निकाला जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कैप्टन को ये फॉर्मूला पसंद नहीं आया और ये मामला एक बार फिर दिल्ली आ पहुंचा है। थोड़ी देर बाद नवजोत सिंह सिद्धू की ये मुलाकात सोनिया गांधी से हो सकती है, लेकिन कल ही पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने ये बोला था कि फॉर्मूला करीब करीब तय है और ऐसे में एक तरफ मुख्यमंत्री पद पर कैप्टन रहेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सिद्धू को कमान दी जा सकती है। इस पर एक सहमति बनती हुई उन्हें दिखाई दे रही थी, लेकिन अब आज देखिए दिन ढलते ढलते एक बार फिर सिद्धू सोनिया गांधी से मिलने पहुंच रहे हैं। आनंद पटेल इस वक्त जुड़ गए और जानकारी के साथ। आनंद, क्या माना जाए फिर सुलह का जो फॉर्मूला निकाला गया था, दोनों पक्ष सहमत नहीं दिख रहे उस पर? बिल्कुल, सुलह का जो फॉर्मूला था वो खटाई में पड़ गया ऐसा लगता है, क्योंकि कल जब से ये खबर आई आज तक और इंडिया टुडे पे कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं पंजाब में, उसके बाद से ही जो कैप्टन खेमा है वो सक्रिय हो गया और लगातार अलग अलग नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। और हमने शाम तक देखा कि सिद्धू खेमा भी और कैप्टन खेमा भी दोनों ने अलग अलग मीटिंगें की। ये माना जा रहा है कि जो फॉर्मूला था उसके तहत सिद्धू को पीसीसी चीफ और 2 अन्य वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने थे, लेकिन ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं कैप्टन कैम को मंजूर नहीं है। ये तब कि जब कैप्टन अमरिंदर ने खुद पिछले हफ्ते यही 10 जनपद पर आके कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन, कोई भी पॉलिटिकल फैसला जो कांग्रेस अध्यक्ष करेंगी वो उन्हें मान्य होगा। तो कहीं ना कहीं अब हाईकमान को ये लग रहा है कि ऐसे हालात में अगर नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाता है तो मामला सुलझने की बजाय और बिगड़ जाएगा और चुनावी साल में पार्टी को ये कहीं महंगा ना पड़ जाए। इसलिए कोशिश ये हो रही है कि दोनों पक्षों को समझा बुझा करके किसी तरीके से ये मामला शांत कराया जाए और सुलह का नया फॉर्मूला निकाला जाए। आनंद, जिस तरीके से पहले लग रहा था कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्या वजह माने जो प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात कल तक कही जा रही थी वो आज कहीं ना कहीं धूमिल पड़ गई है? कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का इसमें हस्तक्षेप रहा, क्या माने? बिल्कुल, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह शुरू से ही ये कहते रहे हैं कि चूंकि वो जट सिख हैं, मुख्यमंत्री एक जट सिख है, लिहाजा जो प्रदेश की कमान है जो पार्टी की वो किसी हिंदू समुदाय के नेता को ही दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जो समीकरण है, जातीय समीकरण, सामुदायिक समीकरण, उसके मुताबिक अगर एक ही समुदाय के व्यक्तियों को सारे बड़े पद दे दिए जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। और चुनावी साल है, 6 महीने में चुनाव होने हैं, ऐसे में अगर सारे पद एक समुदाय विशेष को दे दिए जाएं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पार्टी को हिंदू समुदाय की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। यही वजह है कि जो फॉर्मूला बताया गया था, आपको मैं दिखा दूं विजुअल्स, देखिए इस समय ये काफिला जो है सिद्धू का यहाँ पहुंच गया है। आप सीधे देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू आज अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहे हैं और उनकी गाड़ी अब 10 जनपद के अंदर प्रवेश कर रही है। देखिए अब काफी उनकी जो सिक्योरिटी है उसको जद्दोजहद करनी पड़ रही है मीडिया को दूर रखने के लिए। नवजोत सिंह सिद्धू याद करें आप, जब राहुल गांधी से भी मिलके निकले थे तो उसके बाद भी उन्होंने मीडिया से बात नहीं की थी और आज भी अभी फिलहाल मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। सीधे अंदर उनकी गाड़ी जो है वो 10 जनपद में पहुंच गई है। मीटिंग का जो वक्त था उसके मुताबिक अब देखना होगा कि किस तरह की बातचीत होती है, क्योंकि अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू को सोनिया गांधी ने समय नहीं दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे वक्त जब उन्हें पीसीसी चीफ बनाए जाने की जो संभावना है वो बहुत बलवान है, ऐसे में वो सोनिया गांधी से मिल रहे हैं तो देखना होगा कि क्या कोई आज फैसला हो जाता है, किस तरीके से जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो इस मामले में हस्तक्षेप करके दोनों पक्षों को सुलह पर लाती हैं। क्योंकि कुछ देर पहले ही आपको मैं बता दूं कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो ओएसडी हैं नरेंद्र भामरी, वो कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने सोनिया गांधी के जो निजी सचिव हैं माधवन, उनसे मुलाकात की है। वो कुछ देर पहले ही यहाँ से निकले हैं मुलाकात करके। तो
तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मैसेज था जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को कन्वे किया जाना था अध्यक्ष की तरफ से, वो उन्हें दिया गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो है कांग्रेस पार्टी हाईकमान सुलझा पाती है। बिल्कुल, और आनंद, जिस तरीके से अब बेहद करीब आ गए हैं पंजाब के चुनाव, 2022 में चुनाव होने हैं और लगातार सिद्धू जिस तरीके से फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, उनका जो कमांडिंग पावर है इस पूरी पार्टी में दिखाई दे रहा है। बार बार आला कमान की मीटिंग बुलाई जाती है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात होती है, लेकिन इस बीच वो लगातार आम आदमी पार्टी का भी जिक्र करते आए हैं, उनकी तारीफ करते हैं, अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हैं। इन सब बातों के क्या मायने हैं? नहीं, देखिए, वो जो ट्वीट था उनका, वो बेसिकली एक तंज था कि देखिए किस तरीके से जो विपक्षी दल हैं पंजाब के, वो भी उनकी बातों को मानते हैं, तस्दीक करते हैं। ये एक तंज था। अब ऐसा लगता नहीं है नेहा, हम बहुत दिनों से पंजाब की सियासत को देख रहे हैं। 2017 से पहले ऐसी बात आई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन सीधे सीधे उनकी मांग थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए, जो अरविंद केजरीवाल ने तब इनकार कर दिया था। और अब जो पंजाब की सियासत के जानकार हैं वो ये बहुत स्पष्ट कहते हैं कि सिद्धू की अब आम आदमी पार्टी में वापसी नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो जो ट्वीट था वो एक तंज था कि देखिए विपक्षी दल उनकी बात मानते हैं, सुनते हैं, उनके अपने ही दल में लोग उनकी बातों का विरोध करते हैं। लौटते हैं आपके पास, लेकिन हरीश रावत जो पंजाब के प्रभारी भी हैं, इस पूरे क्राइसिस को मैनेज करने में एक अहम भूमिका में है। कल जब सुलह का फॉर्मूला करीब करीब तय सा लग रहा था, उस दौरान उन्होंने क्या कहा, ये सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ली हैं। सॉर्ट आउट कर ली? हाँ, बहुत एक्सटेंट तक। और लास्ट मोमेंट पर कुछ चीजें नई बातें आई हैं, तो उनको भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। हमारे मुख्यमंत्री हैं और 5 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री करीब 5 साल पूरे करेंगे 2022 के चुनाव के वक्त तक, तो इसलिए नेचुरली वो आगे खड़े रहेंगे। मगर पीसीसी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि किसी भी जीत उसमें, और दोनों लोग, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि कैप्टन साहब ने भी और सिद्धू साहब ने भी ये रियलाइज किया है कि हमें पंजाब में यदि जीतना है, अपने आगे की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, तो हमें किसी न किसी रूप में साथ चलना पड़ेगा। क्या पंजाब पे सर सिद्धू साहब को अध्यक्ष बनाने का फैसला हो गया है सर? किसने कहा? सर लेकिन आपके बयान से सर इस तरह की बातें आई थी। नहीं, मैंने जो मुझसे क्वेश्चन किया गया कि क्या वो होंगे, तो मैंने कहा कोई भी फैसला, इस फैसले आप जो कह रहे हैं इसके चारों तरफ ही होगा। अभी कई लॉजिस्टिक एंड्स हैं जिनको जो है जोड़ना है। मॉनसून के कहर से राजस्थान के शहरों में हाहाकार है। रेगिस्तान में बूंद बूंद पानी को तरसते शहर पानी से भरे पड़े हैं। राजस्थान के फतेहपुर से लेकर सीकर, जैसलमेर और भीलवाड़ा में भयंकर बारिश हो रही है। डूबते तैरते बारिश और बाढ़ से जूझते राजस्थान की इन तस्वीरों को देखिए। ये उस राजस्थान की तस्वीरें हैं जहां सूखा पड़ जाता है। लोगों को पानी के लिए मीलों चलना पड़ता है। लेकिन इस वक्त रेगिस्तान में भी जैसे बाढ़ आई है, जिधर देखो पानी ही पानी है। सैलाब ने कब्जा जमा रखा है। राजस्थान में मानसून की बारिश शुरू हुई तो रेगिस्तान भी जलस्तान बना नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको राजस्थान के फतेहपुर का हाल दिखाते हैं। रेगिस्तान में आई तबाही की बाढ़। फतेहपुर में डूब गए मवेशी, गाड़ी, घर-बार। ये देखिए कैसे राजस्थान का फतेहपुर इस वक्त टापू बना हुआ है। आधे आधे घर पानी में डूबे हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हैं। गाड़ी, गाय, भैंस, बकरी, घर सब कुछ पानी में है। पूरी की पूरी बस्ती डूब चुकी है। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। सैलाब ने सब कुछ अपनी आगोश में ले रखा है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं।
क्योंकि ये बिहार नहीं बल्कि राजस्थान का रेगिस्तान है। राजस्थान का ये वो फतेहपुर है जहां कल तक लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे और जब कुदरत ने पानी बरसाया तो बाढ़ सी आ गई। हम आपको ये भी बता दें कि कल यहाँ पारा 45 डिग्री के ऊपर चल रहा था और जब सुबह बारिश हुई तो पूरा इलाका टापू बन गया। दुकानें डूब गई, पानी इतना बढ़ गया कि लोगों को अपना घर छोड़कर छतों पर शरण लेनी पड़ गई। सुबह हमने उठ करके देखा तो चारों ओर पानी पानी। हम अचानक ही छत पे चले गए, छत पे जाकर हमारी जान बचाई है। प्रशासन को फोन किया, अभी तक उन्होंने कल से फोन कर रहे हैं नगर पालिका के द्वारा। आज कुछ ज्यादा पानी है, आज बहुत ज्यादा पानी। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान घर में कुछ बचा ही नहीं। अभी मान लो कल एक पिकअप खड़की आई थी, एक चूरी आई थी, एक बाजरा की थी, वो सारा का सारा पानी में बह गया और कुछ भी नहीं बचा। बाछी है छोटी, वो पानी के अंदर है, वो खत्म हुई है। कितनी हुई है? 4 बाछी पानी में तैर के आई थी, उनको मैं पिकअप में डाल करके बाहर फेंक के आया हूँ। और बाकी जैसे गाय हैं वो पानी में है। अब पानी सूखने के बाद पता चलेगा कि कितनी गाय रखते हो आप? मेरे पास 35 गाय है। रेगिस्तान के जलस्थान बनने की एक और तस्वीर देखिए। तस्वीर राजस्थान के सीकर की है और आप देख सकते हैं कि कैसे मूसलाधार बारिश में 2 लड़के एक बाइक को संभाल रहे हैं, लेकिन पानी की तेज धार में बाइक इनके हाथ से छूटकर बहने लगती है। कुछ दूर तक पानी बाइक को बहा ले जाती है और आगे जाकर बाइक नाली में फंस जाती है। और किसी तरह ये लड़के बाइक को बचा पाते हैं। हम आपको बता दें कि सीकर में बहुत तेज बारिश हो रही है, रेल की पटरियां भी डूब गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में केंद्र ने हलफनामे में यह कहा कि यात्रा को हरिद्वार जाने से रोके यूपी सरकार और शिव मंदिरों के पास उपलब्ध हो गंगा जल। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और आज ही यूपी सरकार ने इस पर जवाब दिया था। आपको बता दें, इससे पहले उत्तराखंड में यात्रा को रद्द कर दिया गया था और हालांकि उससे पहले यूपी ये कह चुका था कि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी, लेकिन सांकेतिक हो इस बात का जिक्र हलफनामे में भी आया। लेकिन इस बीच आपको हम ये भी बता रहे हैं कि जो ये अहम सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, दरअसल ये संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लिया। अब इस हलफनामे में ये कहा भी गया है कि यात्रा को हरिद्वार जाने से रोके यूपी सरकार और शिव मंदिरों के पास ही गंगा जल उपलब्ध हो। कांवड़ यात्रा का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा केंद्र की ओर से दाखिल किया गया था। नलिनी शर्मा इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गई हैं हमारे साथ। नलिनी, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? डिटेल में आप बताएं कि यूपी सरकार का इस पर क्या कहना था, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? देखिए, सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में दोनों उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने हलफनामे दाखिल करे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें केंद्र सरकार ने ये बोला है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को ये पूरी कांवड़ यात्रा नहीं करनी चाहिए, स्पेशली इस टाइम पे। और अगर उन्हें सारे जो भी करना चाहते हैं कांवड़ यात्रा जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए गंगा जल जहां वो है वहीं प्रोवाइड कर दिया जाए। लेकिन यूपी सरकार ने बोला है कि ये पूरी एक सिंबॉलिक यात्रा होगी जिसमें कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करे जाएंगे और ये बहुत ही कम लिमिटेड एक्सटेंट तक ये पूरी यात्रा करी जाएगी, सबको इसमें भाग लेने नहीं दिया जाएगा। तो अभी जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पे शुरू हुई है। ये हलफनामे पे अब पूरा सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे इस पूरे मैटर में, और अब देखना ये रह गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विषय में क्या बोलता है आगे, और क्या ये कांवड़ यात्रा अलाउ होगी या नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया नलिनी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब आपको दिखा देते हैं काशी से वडनगर।
कल वाराणसी तो आज वडनगर, कल कर्म भूमि पर सौगातों की बारिश, आज जन्मभूमि को तोहफा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वडनगर, गांधीनगर को करोड़ों का गिफ्ट देने वाले। मोदी एक्सप्रेस वाराणसी टू वडनगर। कल यूपी की चुनावी डगर, आज गुजरात पर खास नजर। वाराणसी को 1475 करोड़ के प्रोजेक्ट, वडनगर को हेरिटेज स्टेशन का तोहफा। वाराणसी में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, गांधीनगर में 5 स्टार रेलवे स्टेशन। दो तस्वीरें, एक उस वाराणसी की जो सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की कर्मस्थली है, जिसके विकास का जिम्मा मोदी ने अपने कंधों पर उठाया है, और दूसरी तस्वीर उस वडनगर की जो प्रधानमंत्री की जन्मस्थली है, जहां वो पैदा हुए, पले, बढ़े। इस नाते वडनगर अहम है। इस दोहरी जिम्मेदारी को प्रधानमंत्री शिद्दत से निभा रहे हैं। कल वाराणसी को विकास का शानदार तोहफा देने के बाद आज वडनगर को इस हेरिटेज स्टेशन का गिफ्ट मिलने वाला है। वडनगर रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक दिया गया है। इसकी इमारत को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से ये पूरा वडनगर एक ऐतिहासिक नगरी है, उसी तरीके से यहाँ पे पत्थरों पर भी नक्काशी की गई है। पूरे इलाके में बेहतरीन डिजाइन की गई है और प्रवेश और निकास द्वार, इन दोनों को भी वास्तुशिल्प के रूप से डिजाइन किया गया है। यहाँ पे इसे ब्रॉडगेज लाइन के जरिए जोड़ा गया है। यहाँ पे किसी भी तरीके की जो यात्री ट्रेन हो या मालगाड़ी हो, वो बिना किसी रुकावट के यहाँ पे चल सकती है। और सबसे अहम जो फुट ओवर ब्रिज है वो भी यहाँ पे बनाया गया है और 445 मीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया गया है। वडनगर का ये रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पथ का अहम पड़ाव है। इसी रेलवे स्टेशन पर उनके पिता की चाय की दुकान थी, वही दुकान जहां पढ़ाई से फुर्सत के बाद बाल नरेंद्र खुद चाय बेचा करते थे। वडनगर स्टेशन पर अब इस टी स्टॉल को धरोहर के तौर पर संजोया गया है। जहाँ पे प्रधानमंत्री दुकान थी, उनके पिताजी की चाय की दुकान और चाय बेचा करते थे, वो दुकान इसी तरीके से रेलवे स्टेशन पर रखी गई है। यानी जो पुराना वाला रेलवे प्लेटफॉर्म था उसको बिल्कुल भी नहीं बदला गया है। वो दुकान अब भी यहीं पे है और यहाँ पे कई सारी उनकी जो बचपन की यादें हैं वो भी जुड़ी हुई है। आपको दिखाऊंगी कि यही वो दुकान है जहाँ वो अपने पिताजी दामोदर दास जी के साथ चाय बेचा करते थे। जब ट्रेन यहाँ से गुजरती थी, ट्रेन रुकती थी, तब वो यहाँ पे जब स्कूल से यहाँ पे आते थे तो वो ट्रेन में चाय देने का काम करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस हेरिटेज स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे तो शायद अतीत की वो तमाम तस्वीरें एक बार फिर से उनके जहन में जरूर पहुंच जाएंगी। वडनगर में बचपन का वो संघर्ष याद आएगा जो उनके हौसले की बुनियाद बना। याद आएगा वडनगर का ये तालाब जिससे उनका बचपन, बालपन जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बचपन में, कहा यह भी जाता है कि जब वो बचपन में यहाँ पे खेलने के लिए आए थे तो एक बार वो अपने साथ मगरमच्छ के बच्चे को अपने घर ले आए थे। इसी शर्मिष्ठा तालाब से वो मगरमच्छ के बच्चे को लेकर आए थे और फिर जब उनकी माँ के जरिए उनको बताया गया तब उन्होंने वापस इसी शर्मिष्ठा तालाब में मगरमच्छ के बच्चे को छोड़ दिया था। अब ये तालाब है जो आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों के लिए पर्यटक का सबसे बड़ा एक जगह है। नरेंद्र मोदी वडनगर से आगे निकल चुके हैं, वो गुजरात के दायरे से भी दूर जा चुके हैं, लेकिन गुजरात एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर आ खड़ा है और उससे पहले उत्तर प्रदेश की चुनावी चुनौती भी सामने है। तो वाराणसी टू वडनगर का सफर एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है। गोपी मनियार, वडनगर, आज तक। गांधीनगर को आज एक ऐसा रेलवे स्टेशन मिलेगा जिसके ऊपर 300 से ज्यादा कमरे वाला 5 स्टार होटल बनाया गया है। गांधीनगर आने वाले पर्यटक ट्रेन से उतरेंगे और सीधे होटल में जा सकेंगे। ये गांधीनगर को पीएम मोदी का एक और शानदार तोहफा है। भव्यता प्रधानमंत्री मोदी को खूब भाती है। वाराणसी के इस भव्य कन्वेंशन सेंटर को एक बार फिर से देखिए जिसका कल उद्घाटन हुआ।
और अब गांधीनगर के इस भव्य रेलवे स्टेशन को भी जरा गौर से देखिए, जिसका आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक ऐसा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है जहां रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर 5 स्टार होटल बनाया गया है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन के है, जहां रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही ये 5 सितारा होटल है जिसमें 300 से अधिक कमरे हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो रेलवे स्टेशन के साथ जोड़ी गई है, यानी रेलवे में आप ट्रेन से जब बाहर निकलेंगे तो आपको सीधा यहीं से होटल में जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है। ऊपर 1318 लग्जरी कमरों का 5 स्टार होटल, नीचे पटरी पर दौड़ती ट्रेन। गांधीनगर के इस रेलवे स्टेशन की काया पलट हो चुकी है। 71 करोड़ की लागत से स्टेशन का अपग्रेडेशन हुआ है। वाइब्रेंट गुजरात समिट को ध्यान में रखते हुए होटल बना। समिट में आने वाले कारोबारियों का ठहरना अब आसान हुआ। 7400 वर्ग मीटर के इस होटल में 790 करोड़ की लागत आई है। यानी कि अब रेलवे स्टेशन पर उतरिए और सीधे होटल में चले जाइए। एयरपोर्ट को मात देते हुए इस रेलवे स्टेशन पर टिकट विंडो के पास ही लिफ्ट और एस्केलेटर लगा है। यह होटल गांधीनगर की सबसे ऊंची इमारत है और खूबसूरती का तो क्या ही कहना। तो प्रधानमंत्री मोदी आज जब इस रेलवे स्टेशन के नए संस्करण का उद्घाटन करेंगे तो इतिहास का एक नया अध्याय खुलेगा। वो एक नई सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन गांधीनगर से मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक जाएगी। महात्मा मंदिर के ठीक सामने ये गांधीनगर का नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है। कई सारी ट्रेनों के साथ इसे कनेक्ट किया जाएगा। हालांकि अब तक ये था कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर महज एक ही ट्रेन आती थी और जो रेलवे स्टेशन था वो भी काफी छोटा और पुराना रेलवे स्टेशन था, जिसकी जगह पर अब ये 5 सितारा होटल वाला रेलवे स्टेशन यहाँ पे बनाया गया है। विकास के इन्हीं रास्तों पर प्रधानमंत्री मोदी यूपी और गुजरात के चुनावी समर में आगे बढ़ना चाहते हैं। कल तकरीबन पूरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बिताया। आज गुजरात में विकास योजनाओं की शुरुआत की बारी है। यूपी में 14 मई 2022 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। गुजरात में 18 फरवरी 2023 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा। यूपी में 403 सीटों में बीजेपी ने 312 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की। गुजरात में 182 सीटों में बीजेपी ने 99 सीटें हासिल की थी। कोरोना की चुनौतियों ने इन दोनों राज्यों में बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। बीजेपी को इन्हीं मुश्किलों के बीच जीत का रास्ता निकालना है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी अभी से मोर्चे पर दिखने लगे हैं। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में 3 नए पार्क्स का भी शुभारंभ करेंगे। ये ऐसे अनोखे पार्क हैं जिन्हें अहमदाबाद आने वाले सैलानी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। आज तक संवाददाता गोपी घांगर इन पार्क्स में गई और वहां की अनोखी तस्वीरें कैमरे में कैद की। एक्वेटिक गैलरी, नेचर पार्क, रोबोटिक गैलरी। अहमदाबाद आए और यहाँ ना आए तो क्या आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद को 3 और सौगात देने वाले हैं, जो खूबसूरत होने के साथ साथ मनोरंजक और रोमांचक भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए अहमदाबाद के साइंस सिटी में बने इस नेचर पार्क की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा जो नेचर पार्क है ये करीब 8 हेक्टेयर इलाके में फैला हुआ ये पार्क बनाया गया है। यहाँ पे साइंस की कई सारी अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो बच्चे हैं उनको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अब नेचर के भी जो अलग अलग चीजें हैं वो यहाँ पे देखने मिलेगी। और खास बात ये है कि ये पूरा जो पार्क बनाया गया है, इस पार्क में बटरफ्लाई गार्डन है, गार्डन के फिर कलर ऑफ गार्डन है, और सबसे अहम क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं लोगों को भी खली थी, लेकिन यहाँ पे एक पूरा ऑक्सीजन पार्क बनाया गया है। तो सबसे पहले आपको इस एक्वेरियम पार्क की विशेषताएं बताते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम है।
एक्वेरियम में जल जीवों के लिए 68 बड़े टैंक हैं। शार्क समेत 11,600 मछलियां आप यहां देख सकेंगे। 188 किस्म के जल जीवों से भी आपका परिचय होगा। इसमें 28 मीटर लंबा अंडर वाटर वॉकवे बना हुआ है। वॉकवे टनल से जल जीवों को करीब से देखा जा सकेगा। गैलरी में 5D थिएटर भी है। इस पर 264 करोड़ की लागत आई है। और फिर इस नेचर पार्क को देखकर तो आपका दिल गदगद होना तय है। 20 एकड़ में फैले इस पार्क में आप जानवरों को उनके वास्तविक साइज में देख पाएंगे। और अब आपको रोबोट्स की दुनिया में लिए चलते हैं। इस हिस्से की खासियत भी जान लीजिए। पे जो अलग अलग रोबोटिक जोन बनाए गए हैं उसमें ये नृत्य मंडप बनाया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं रोबोट जो है वो गाना बजाना डांस ये सब करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोबोट जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है। तो वही यहाँ पे जो 5 अलग अलग रोबोट्स रखे गए हैं वो उसी धुन पे डांस कर रहे हैं। यहाँ 79 प्रकार के 200 से ज्यादा रोबोट्स रखे गए हैं। इंसानों की तरह बात करने वाले रोबोट से आप मिल सकेंगे। 127 करोड़ की लागत से बनी ये रोबोटिक गैलरी बेहद रोमांचकारी है। 11,000 वर्ग मीटर में फैली ये रोबोटिक गैलरी आपको बेहद मनोरंजक लगेगी। गोपी मनियार, अहमदाबाद, आज तक। और कांवड़ यात्रा से जुड़ी इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा केंद्र सरकार की ओर से दाखिल किया गया था उस पर यूपी सरकार से जवाब मांगा गया था। अब ये जवाब सोमवार तक यूपी सरकार को देना होगा। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को सशर्त इजाजत दी थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस पर पाबंदी लगाई गई थी। इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा था कि कोरोना के मद्देनजर क्यों नहीं इस कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया जाए। हालांकि इस बीच केंद्र ने भी कहा है कि यूपी सरकार लोगों को हरिद्वार जल लेने के लिए जाने से रोके। केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों में बीजेपी की सरकार, लेकिन एक स्टैंड में ये डिफरेंस यहां जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच अब यूपी सरकार से अगला जवाब कोर्ट ने मांगा है, जो उन्हें सोमवार तक देना है। उत्तर प्रदेश के विदिशा जिले के लाल पठार गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल कुएं में गिरे बच्चे को बचाने पहुंची भीड़ भी कुएं के धंसने से उसमें जा गिरी। अब तक 16 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, 3 की जान जा चुकी है। रेस्क्यू अब भी जारी है। 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में बड़ा हादसा हुआ। पठार गांव में 30 से ज्यादा लोग कुएं में गिर गए। 16 लोग कुएं से निकाले जा चुके हैं, लेकिन बाकी लोगों को बचाने का काम जारी है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है। 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है लाल पठार गांव में। ये पीछे की तस्वीर अगर आप देखें, सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार यहां बनी हुई हैं। जब से ये हादसा हुआ उसके बाद से पहले स्थानीय प्रशासन, लोकल पुलिस यहां पहुंचती है और उसके बाद जो मशीनरी है उसे यहां बुलाया जाता है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। अब 12 घंटे के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। 3 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि दरअसल ये जो जगह है, जो जमीन है, ये बहुत ज्यादा एक जगह धंस रही है बार बार, और इसलिए एक समस्या सामने आ रही है कि जैसे ही गड्ढा खोदा जा रहा है तो ऊपर की जमीन जो है वो नीचे धंस रही है। हाँ, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जो एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की एलीट टीम है वो यहाँ पर उपस्थित है। आप देख भी सकते हैं उनके पास इक्विपमेंट भी सारा कुछ है। तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड वी आर आल्सो ट्राइंग टू गिव देम एज मच सपोर्ट एज पॉसिबल। तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से मैक्सिमम सपोर्ट हम दे रहे हैं उनको। कल शाम 6 बजे कुएं में बच्चे के गिरने से चीख पुकार मच गई। बच्चे को निकालने के लिए भारी संख्या में गांव वाले कुएं पर जमा हो गए। काफी लोग स्लैब पर चढ़कर बच्चे को कुएं से निकालने की कोशिश करने लगे। तभी कुएं पर लगा स्लैब भर कर गिर गया और 30 से ज्यादा लोग कुएं में जा गिरे। एक साथ इतने लोगों के गिरने से हड़कंप मच गया। 120 किलोमीटर दूर भोपाल तक आवाज पहुंच गई। आनन फानन में रेस्क्यू टीम विदिशा से रवाना हुई। रात भर रेस्क्यू चलता रहा, अब भी जारी है। फिलहाल ऑपरेशन जरूर चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। अंदर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, कितने हैं ये भी अब तक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग बातें निकल के सामने अब तक आ रही है। लेकिन 3 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। कई ऐसे हैं 16 से ज्यादा लोग जिन्हें पहले निकाल लिया गया था। अभी भी अंदर कुछ लोग दबे हो सकते हैं, ये तो पुष्टि की है। अभी अंदाजा लग पा रहा है कितने लोग और फंसे हैं? कुछ कह नहीं सकते।
लंबा बहुत चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? नहीं, वो धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से धंस रहा है, जमीन जो है वो बहुत ही ऐसी है कि जब बार बार धंस रही है, जिसके कारण काम करने में दिक्कत आ रही है। राहत के काम में लगा एक ट्रैक्टर भी जमीन के धसकने से गिर गया। 13 से ज्यादा जान आफत में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोद ली हुई बेटियों की शादी के मौके पर विदिशा में ही थे। उन्होंने विवाह स्थल को ही कंट्रोल रूम बना दिया। वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। रविश पाल सिंह, विदिशा, आज तक।